हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं ब्रजेन आप सभी का फिजिक्स एरिया में स्वागत करता हूं। मेरे भाई, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में एग्जामिनर जो है आपसे ट्रांसफार्मर से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। जो आप चार्ट बनाते हैं उस चार्ट में आप ट्रांसफार्मर बना लीजिएगा और किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सारे क्वेश्चन हम आपको एक तरफ से अभी ट्रांसफार्मर के हम क्या करने वाले हैं, आपको कराने वाले हैं मेरे भाई, कराने वाले हैं। क्या आप तैयार हो? क्या आप वाइवा देने के लिए तैयार हो? बहुत जल्द ही आपकी डेट आ जाएगी और आपके वाइवा होंगे। आप पहले से ट्रांसफार्मर आप बना लीजिए चार्ट में। अब आप हर एक पॉइंट को आप क्या करिए, तैयार रखिए, ताकि जो एग्जामिनर का 15 नंबर है ना, वो आप अपना 15 नंबर ले ही लें। क्या कर लें? ले ही लें। क्या आप तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो सबसे पहले हम चलते हैं भैया, क्या अपने टॉपिक पे, और अपनी कॉपी अपना पेन उठा के आप मेरे साथ साथ ट्रांसफार्मर लिखते चलेंगे, बनाते चलेंगे और क्वेश्चन भी करते चलेंगे। हर एक चीज बताऊंगा कि उसमें ऑयल कौन सा डाला जाता है, उपयोग कहाँ करते हैं, गांव में कौन सा ट्रांसफार्मर उपयोग करते हैं, शहर में कौन सा ट्रांसफार्मर उपयोग करते हैं, या फिर पावर हाउस में कौन सा ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। हर एक बात बताई जाएगी। ट्रांसफार्मर से हानि क्या होती है, नर्म लोहे की क्रोड क्यों लगी होती है, कितने प्रकार का होता है, क्या काम करता है, किस सिद्धांत पे काम करता है, हर एक बात को हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं। तो आइए सीधे चलते हैं ट्रांसफार्मर पर। देखो यहां पर हमारे पास क्या है, ट्रांसफार्मर है। आपको तीन तरह से ट्रांसफार्मर दिख रहा है। सबसे पहले जहां जहां हम समझाएंगे उसको आपको ध्यान देना है मेरे भाई, उसको आपको ध्यान देना है। ब्लू कलर की पेन चलेगी, वहीं पर आपको क्या करना है मेरे भाई, ध्यान देना है। देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, एक ये पहला ट्रांसफार्मर बनाया, ये आपको दिख रहा होगा। ट्रांसफार्मर बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, सुनना। बहुत सारी बातें आपको सुनना है, फिर सारे प्रश्न भी कराऊंगा। जो जो क्वेश्चन पूछेगा वो क्वेश्चन भी दिखाऊंगा और आंसर भी बताऊंगा। तो पहले आप पूरी कहानी सुन लो ट्रांसफार्मर की, ठीक है मेरे भाई। ट्रांसफार्मर क्या है, एक जो है नर्म लोहे की क्रोड होती है। इसमें क्या होती है, नर्म लोहे की पतली पतली पत्तियां होती हैं, और इसको क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर लैमिनेटेड करके यानी विद्युत रोधी करके उसको चिपका कर आवश्यक मोटाई का क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। देखो आपको दिख रहा होगा, इसको हम आवश्यक मोटाई का बना लेते हैं। इसको हम क्या कर रहे हैं, आवश्यक मोटाई का क्या कर लेते हैं, बना के इसको क्या करते हैं, बीच वाला हिस्सा देखो, बीच वाला जो हिस्सा है जहां पे मैं ब्लू कलर से ला रहा हूं, बीच वाले हिस्से को क्या कर देते हैं, काट देते हैं। और इसमें क्या करते हैं, इसमें दो प्रकार की कुंडली का उपयोग करते हैं। एक का नाम होता है प्राथमिक कुंडली, दूसरी 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 का नाम है द्वितीयक कुंडली। ठीक है मेरे भाई। तो इसमें दो, तो सबसे पहले कैसे करेंगे कि सर इसमें हम क्या करते हैं कि एक नर्म लोहे की क्रोड होती है, यानी पतली पतली पत्तियां होती हैं नर्म लोहे की, उसको एक के ऊपर एक चिपकाकर लैमिनेटेड करके यानी विद्युत रोधी करके आवश्यक मोटाई का बना के बीच वाला हिस्सा काट देते हैं। बीच वाले हिस्से में हम लोग प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं, धीरे धीरे सब समझ में आएगा मेरे भाई। तो सबसे पहले ट्रांसफार्मर क्या है ये बताना। अगर पूछा जाए ट्रांसफार्मर क्या है, तो आपको बताना है ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को या तो घटा देता है या तो बढ़ा देता है। फिर पूछ सकता है एग्जामिनर कि यह किस सिद्धांत पे काम करता है, तो आप बता दीजिएगा अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। फिर आपसे पूछ सकता है कि ट्रांसफार्मर मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बता देना है कि ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है। एक देखो ऊपर लिखा है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। एक है स्टेप, सॉरी ये वाला स्टेप डाउन नहीं, स्टेप अप है। दोनों स्टेप डाउन लिख उठा है, तो ये मेरा भाई स्टेप अप है। ये क्या है, स्टेप अप, स्टेप अप। ठीक है। तो ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, दूसरा है हमारे पास स्टेप डाउन। स्टेप अप का मतलब होता है ऊंचाई, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। स्टेप अप का मतलब ऊंचाई, स्टेप क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। क्या बढ़ा रहा है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बढ़ा देता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बढ़ा देता है परंतु धारा के मान को कम कर देता है। ध्यान से सुनना, स्टेप अप ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बढ़ा देता है परंतु धारा के मान को कम कर देता है। इसमें द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या देखो
द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा, ये द्वितीयक कुंड। एससी का मतलब है सेकेंडरी कॉयल, पीसी का मतलब है प्राइमरी कॉयल, प्राइमरी कॉयल का मतलब है प्राथमिक कुंडली, एससी का मतलब है द्वितीयक कुंडली। ठीक है, तो इसमें द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा होती है, अब प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पे फेरों की संख्या कम है, तो यहाँ पे फेरों की संख्या क्या है मेरे भाई, ज्यादा है, ज्यादा है, ज्यादा है। क्या दिख रही है, दिख रही है। तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या को हम लिखेंगे एन पी से, और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या को हम लिखेंगे एन एस से। तो यहाँ पे जो हमारा एन पी है वो लेस देन है किससे, एन एस से है। तो यहाँ पर द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा होती है। ध्यान से सुनना पूरी बात, फिर से बताना स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए। स्टेप अप ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती वोल्टेज को घटा बढ़ा देता है, सॉरी, स्टेप अप ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बढ़ा देता है परंतु धारा के मान को कम कर देता है। इसमें द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है। ये पहला आपका स्टेप अप बढ़ा देता है, यहीं से समझो। दूसरा क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, यह प्रत्यावर्ती वोल्टेज को घटा देता है परंतु धारा के मान को बढ़ा देता है। इसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा होती है, द्वितीयक में कम होती है, जस्ट स्टेप अप का उल्टा है। इसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या यानी एन पी है जो ज्यादा है, वो किससे, एन एस से। नंबर ऑफ प्राइमरी कॉयल और नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉयल है। एनपी का मतलब है कि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, एनएस का मतलब है द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या। तो यहाँ पे प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या आपको ज्यादा दिख रही है भाई, साफ साफ आपको दिख रही है। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। ये हो गया स्टेप डाउन और स्टेप अप हो गया आपका। उसके बाद यहाँ पे आप फिर से आइए, अपने ये जो बड़ा वाला ट्रांसफार्मर है ये दिख रहा है आपको, इस पर फिर से आइए आप, फिर से इस पर आइए। तो यहाँ पर एक ही ट्रांसफार्मर आपको बनाना है, ऐसे बड़ा सा बनाना है चित्र में, और यहाँ पे आपको स्टेप डाउन या स्टेप अप नहीं बनाना है, ये बगल में बना दीजिएगा। एक ही ट्रांसफार्मर बनाइए, उसमें कॉइल अगर चेंज करते हैं, अगर प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा है, द्वितीयक में कम है, तो आपका अपचाइड ट्रांसफार्मर हो जाएगा, यानी कि स्टेप अप सॉरी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो जाएगा। अगर द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा करते हो, प्राथमिक में कम करते हो, तो आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो जाएगा, यानी ऊंचाई ट्रांसफार्मर हो जाएगा। मैंने ये बताया, ठीक है सर। ये जो ट्रांसफार्मर मैंने बनाया है, कौन सा ट्रांसफार्मर है आप देख के बताओ। यहाँ पर ये सेकेंडरी कॉयल है, यहाँ पर ये प्राइमरी कॉयल है। तो बताइए, कमेंट करिए कि ये कौन सा ट्रांसफार्मर बना है। बताइए भाई, ये कौन सा ट्रांसफार्मर बना, जल्दी से बताइए, ये कौन सा ट्रांसफार्मर बना है। अपचाई ट्रांसफार्मर है कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप है कि स्टेप डाउन है, बताइए जल्दी से कमेंट करिए फटाफट फटाफट। तो भैया सही लोग, सबका सही जवाब आ रहा है कि ये कौन सा ट्रांसफार्मर है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर है। क्यों है सर, क्यों, इसमें फेरों की संख्या ज्यादा है। फेरों की संख्या क्या है, ज्यादा है, किससे, प्राथमिक कुंडली में। द्वितीय कुंडली की फेरों की संख्या ज्यादा है, किससे, प्राथमिक कुंडली में से। इसलिए ये क्या है, कौन सा ट्रांसफार्मर है, कौन सा ट्रांसफार्मर है भैया, ऊंचाई ट्रांसफार्मर है। तो ये अपना कौन सा ट्रांसफार्मर है भैया, कौन सा ट्रांसफार्मर है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर है, ऊंचाई ट्रांस, ये फार्मर है पूरा बड़ा वाला। अगर फेरों की संख्या को अदल बदल देते तो ये कौन सा ट्रांसफार्मर बन जाता, अपचाई ट्रांसफार्मर बन जाता आराम से। ठीक है भैया, ठीक है। अब यहां पे इसका जो फार्मूला होता है वो ये होता है, वीपी अपान वीएस बराबर एनपी अपान एनएस बराबर आईएस अपान आईपी। ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है मेरे भाई। किस सिद्धांत पे काम करता है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। देखो यहाँ पे मैंने बोला था कि स्टेप अप का मतलब होता है यह वोल्टेज को बढ़ाता है परंतु धारा के मान को कम कर देता है, क्योंकि वोल्टेज और धारा में क्या है, जो संबंध है, वोल्टेज और धारा में जो संबंध है वो व्युत क्रमानुपाती है। जिस जिस ट्रांसफार्मर का वोल्टेज ज्यादा होगी वो प्रत्यावर्ती धारा को क्या कर देगा, कम कर देगा, और जिसके कम होगी वो ज्यादा कर देगा। ठीक है भैया, ये इसका व्युत क्रमानुपातिक संबंध है, इसलिए ऐसा होता है। तो ये हमारा क्या है, कार्य सिद्धांत है, जिसमें हम इसको क्या कहते हैं, तीनों आपस में बराबर होता है। वीपी अपान वीएस बराबर एनपी अपान एनएस बराबर आईएस अपान आईपी। एस, आईएस का मतलब है सेकेंडरी कॉयल में धारा, आईपी का मतलब प्राइमरी कॉयल में धारा।
वीपी का मतलब है प्राइमरी कॉइल में वोल्टेज, वीएस का मतलब सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज। क्या इतनी बातें क्लियर हो रही हैं? क्या सब बातें क्लियर हो रही? मेरे भाई आप सुनते रहो, पहले मैं पहले पूरी चीजें बता देता हूँ, फिर आपको एक एक चीज लिख के दिखाऊंगा, पूरा नोट्स पूरा आप आराम से लिख लेना। पहले प्रोसेस समझ लो, कोई भी चीज इसमें पूछे आप हर एक चीज बता दो, हर एक चीज बता दो, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपको 15 नंबर एग्जामिनर से लेना है। ठीक है मेरे भाई। अब एक ट्रांसफार्मर और होता है जिसको हम लोग मोनो ट्रांसफार्मर कहते हैं, जो भी एक तीसरा भी बना है मोनो ट्रांसफार्मर, या इसको बोलते हैं आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या समान हो, यानी कि एनपी और जो एनएस है वो उसमें फेरों की संख्या क्या होती है, समान होती है। मोनो ट्रांसफार्मर के साथ अंतर्गत भी आता है, जैसे गाड़ी चाबी भी भरते हो ना, चाबी भर के छोड़ दे तो कुछ दूर चली जाती है, तो वो उस तरह का ट्रांसफार्मर है। हालांकि ये ट्रांसफार्मर हमको नहीं बताना है, सिर्फ ऊंचाई और ऊंचाई ही बताना है मेरे भाई। ठीक है, सिर्फ इसको ऐसे बना दिया बताने के लिए। ठीक है मेरे भाई, क्या इतनी बातें क्लियर हो रही है? क्या इतनी बातें क्लियर हुई? अब आपसे पूछा जा सकता है कि सर ये जो आपने ट्रांसफार्मर बनाया इसमें नर्म लोहे की क्रोड क्यों लेते हो? तो आपको बताना है भंवर धाराओं से बचने के लिए। सर भंवर धारा क्या है? भंवर धारा क्या है? एक चक्करधार क्या है, धारा है, यह बहुत ही क्या होती है, खतरनाक होती है। ये जो है लोहे को क्या होगा, नर्म लोहे को क्या करती है, लाल तप्त कर देती है। इसीलिए इसको क्या करते हैं, पटलित करते हैं। क्या करते हैं? पटलित करते हैं, विद्युत रोधी करते हैं, ताकि भंवर धाराएं जो है कम से कम क्या हो, उत्पन्न हो, और हमें हमारे जो ट्रांसफार्मर है उससे उष्मा हानि कम हो। जब हानि ज्यादा हो जाएगी तो फिर उसकी शक्ति कम रहेगी। इसलिए इन सब हानियों से बचने के लिए हम लोग क्या भंवर धाराओं का उपयोग करते हैं। ताम्र हानि भी है। अभी सब कुछ एक एक बात हम लोग आगे बात करने वाले हैं, लिख लिख के बात करने वाले मेरे भाई। क्या इतनी बातें समझ में आ रही हैं? अब देखो उपयोग क्या करते हैं, आपको पता है कि उपयोग सर टेलीविजन में, रेडियो में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा को भेजने में किया जाता है उपयोग। यस सर। सर ये बताइए ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है? जो ट्रांसफार्मर की दक्षता है वो 70% से 95% होती है, या 80% से 95% बोल सकते हो। सर 5% कहाँ गई? वो 5% जो हानि की वजह से, ताम्र हानि, शैथिल्य हानि, भंवर धाराओं से ये सब हानियां होती हैं। इन हानियों का उपाय कैसे किया जाएगा वो सब हम आपको बताने वाले हैं मेरे भाई, बताने वाले हैं। क्या इतनी बात आपको क्लियर हुई है? क्या इतनी सारी बातें क्लियर हो रही है? अब हम चलते हैं सीधे सीधे। तो क्या आप ट्रांसफार्मर बना लेंगे? ट्रांसफार्मर जब भी आप बनाइएगा मेरे भाई, आप ध्यान से सुनिए, ये वाला प्रोसेस नहीं बनाना। ट्रांसफार्मर में ये वाला प्रोसेस आप नहीं बनाओगे, ये वाला प्रोसेस आप नहीं बनाओगे। सिर्फ जितना बना हुआ है उतना ही बनाओगे, और बड़ा सा पूरा बनाओगे। क्या करोगे? पूरा बड़ा सा बनाओगे, स्टेप अप स्टेप डाउन ऐसे साइड में कुंडली दिखाओगे और एक बड़ा सा ट्रांसफार्मर बनाओगे। ठीक है मेरे भाई, इतना ही बनाना है। ये वाला आपको नहीं बनाना है, तो इसको हम पूरी तरह से उड़ा देते हैं। ठीक है, इसको हम पूरी तरह से उड़ा देते हैं। बस ये आपको समझाने के लिए था कि आइसोलेशन भी ट्रांसफार्मर होता है जिसमें कुंडलियों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। आपको अपने चित्र में इतना ही बनाना है, पूरा बढ़िया से बड़ा चित्र। क्या बना लेंगे आप? क्या आप लोग बना लेंगे मेरे भाई? आइए हम एक एक क्वेश्चन के इसका निपटारा करते हैं। इसमें कौन सा तेल डाला जाता है? सर नेफ्था ऑयल डाला जाता है, पेट्रोलियम ऑयल। क्यों डाला जाता है? शीतलन प्राप्त करने के लिए, मतलब शीतलन ठंडा करने के लिए इसको। आइए एक एक क्वेश्चन को हम बात करते हैं फिर से पूरा। अभी तो आपने पूरा सुना, कुछ ना कुछ दिमाग में आपके गया। अब हर एक क्वेश्चन का हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न लेंगे, फिर उसका उत्तर देंगे, तो और बढ़िया से आपको क्लियर हो जाएगा मेरे भाई। इतना ही आपको बनाना है। आइए बढ़ते हैं, आइए बढ़ते हैं। देखो हमारे पास पहला प्रश्न ये है, आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं। जो वाइवा लेने आएंगे आपसे पूछ सकते हो कि जैसे आप ट्रांसफार्मर लेके गए उसके सामने, बोल पहले ही प्रश्न बोल रहे व्हाट इज ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर क्या है, किसे कहते हैं। तो आपको बताना है कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को या तो बढ़ा देता है या तो घटा देता है। इसका काम क्या है? अगर पूछेगा ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, इसका काम क्या है, तो भैया यह प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बढ़ाता है और घटाता है, यही काम है। ठीक है, तो आपको दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है कि ट्रांसफार्मर किससे कहते हैं, ट्रांसफार्मर क्या है, यह प्रत्यावर्ती वोल्टेज को घटा देता है, बढ़ा देता है। ठीक है, ये इसका काम है। फिर तुमसे दूसरा प्रश्न ये वो पूछ सकता है कि
ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे काम करता है? तो आपको बताना है मेरे भाई, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे। पूछेगा क्यों अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर क्यों? क्योंकि सर इसमें हम दो कुंडलियों का उपयोग करते हैं। अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत क्या है? तो बस आपको बताना है, जब दो कुंडलियों को पास पास रखकर किसी एक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो द्वितीय कुंडली में भी धारा के मान में परिवर्तन हो जाता है या चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाता है, जिससे परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ये आपको ट्रांसफार्मर जो अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत भी आपको अगर पूछ सकता है तो बता देना। दो कुंडलियों का उपयोग करते हैं इसलिए अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे ये काम करता है। इसकी खोज किसने की थी? सबसे पहले अगर जो बात जो छेड़ी थी उनका नाम है माइकल फैराडे। माइकल फैराडे, और भी वैज्ञानिकों का नाम आता है, वो सब नहीं बताना है आपको, सिर्फ माइकल फैराडे बोल देना है बस, बाकी और भी लोग हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर कि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है? तो आपको बताना है सर दो प्रकार का। अभी अभी मैंने बताया था उधर दो प्रकार का, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर जिसको हम लोग बोलेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर, दूसरा का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अभी अभी बताया था स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या है? यह प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बढ़ा देता है परंतु धारा के मान को कम कर देता है। इसमें द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है। यही हमारा क्या है? ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है। क्या इतनी बात क्लियर हुई मेरे भाई? हुई कि नहीं हुई? बहुत ही बढ़िया सर। इस ट्रांसफार्मर का हम लोग ज्यादातर उपयोग कहां करते हैं? देखो वोल्टेज को बढ़ा देता है कौन? प्रत्यावर्त सॉरी ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर हम लोग कहां उपयोग करते हैं? पावर हाउस में। पावर हाउस जो बड़ी बड़ी पावर हाउस है वहां पर हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? क्या करते हैं? क्या करते हैं? ऊंचाई ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। क्यों? वहां से हम हजार हजार, दस दस हजार, ग्यारह ग्यारह हजार वोल्टेज का जो है करंट, वोल्टेज का करंट जो है भेजते हैं दूर दूर स्थान तक। देखो पावर हाउस देखो कहाँ होती है? आपके घर घर लाइटें जो है बहुत दूर दूर तक जाती हैं। तो पावर हाउस से क्या होता है मेरे भाई? बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा यानी वोल्टेज दिया जाता है। और फिर जो गांव में ट्रांसफार्मर लगता है, देखो गांव में, हर गांव में देखो लगा रहता है ना, तो गांव में जो ट्रांसफार्मर लगा था उस जो हाई क्लास का वोल्टेज आ रहा है उसको ये कन्वर्ट करता है कम में। ये जो अपचाई ट्रांसफार्मर है इसमें द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्या हो? कम होती है, प्राथमिक में ज्यादा होती है। तो ये क्या वोल्टेज को कम करने का काम करता है और ये गांव में लगाया जाता है। गांव में क्यों लगाया जाता है? क्योंकि गांव में हमारे जो सर्किट है, हमारे घर में जो लाइट की आवश्यकता है अमूनम अमूमन कितना होता है? 220 वोल्टेज की जरूरत है भाई। जो भी हमारी चीजें चलती हैं लगभग 220 वोल्टेज पे। अब इतने हाई क्लास का अगर पावर हाउस से 10-10 हजार, 20-20 हजार, 10-10, 20-20 लाख लाख वोल्टेज का अगर करंट डायरेक्ट हमारे घर में आएगा तो हमारा तो सारा सिस्टम में जल जाएगा। तो इससे क्या होता है? जब ज्यादा मात्रा में क्या होता है? वोल्टेज आता है तो गांव में जो ट्रांसफार्मर यानी अपचाई ट्रांसफार्मर लगाते हैं ये क्या करता है? वोल्टेज को कम कर देता है और जितना वोल्टेज की हमें आवश्यकता है उतने ही हमारे घर में क्या करता है? ये वोल्टेज क्या करता है? भेजता है, जिससे हमारे सिस्टम जो है जितनी भी चीजें हम लोग अच्छे से उपयोग कर पाते हैं। ठीक है मेरे भाई? तो गांव में कौन सा ट्रांसफार्मर लगेगा? अपचाई ट्रांसफार्मर। क्यों लगेगा? क्योंकि कम वोल्टेज की आवश्यकता होती है, क्योंकि हाई क्लास के वोल्टेज को ये कम करता है तो कम वोल्टेज की हमें आवश्यकता पड़ती है, इसलिए हमें क्या करते हैं? गांव में अपचाई ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। क्या इतनी बातें क्लियर हुई? क्या इतनी बातें आप बता दोगे मेरे भाई? अगला प्रश्न आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर कि ट्रांसफार्मर की क्रोड किस धातु की बनी होती है? तो आपको बताना है नर्म लोहे की। पूछ लेगा नर्म लोहे का क्यों किया जाता है? क्योंकि नर्म लोहे में खास बात क्या है कि ये बहुत जल्दी विचुंबकित हो जाता है, बहुत जल्दी चुंबकित हो जाता है, जिससे हानि थोड़ी सी मेरे भाई कम होती है। और इसकी क्रोड को हम पटलित करते हैं, आगे प्रश्न आएगा। क्रोड को पटलित करके भंवर धाराओं को कम किया जाता है। ठीक है भैया? अगर क्या किया जाए, अगर हम नर्म लोहे की पतली पतली पत्ती ना लेकर एक मोटा सा लोहा ले लें तो भैया उसका जो रेजिस्टेंस है ना बहुत ज्यादा हो जाएगा। और रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाने से धारा बिल्कुल कम होगी और वो उसमें एडी करंट ज्यादा उत्पन्न हो जाएगा, वो तुरंत लाल तप्त करके जला देगा। इस तरह से हम लोग को बड़ा नुकसान होगा, इसलिए हम क्या करते हैं? सिर्फ नर्म लोहे का उपयोग करते हैं। ठीक है मेरे भाई? अगला प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है ट्रांसफार्मर में किस धारा का काम आता है? मतलब ट्रांसफार्मर किस धारा के लिए हम उपयोग करते हैं? एसी धारा के लिए, अल्टरनेटिंग करंट के लिए, यानी प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग के लिए हम लोग ट्रांसफार्मर का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। ठीक है सर, बता दोगे। फिर पूछेगा
किसी ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है, उसकी एफिशिएंसी कितनी होती है, मतलब जो ट्रांसफार्मर बन के आता है क्या 100% होता है, नहीं 100% नहीं होता है। बोलेगा क्यों, क्योंकि सर उसमें कुछ हानियां होती है, जैसे ताम्र हानि और भंवर धाराओं से हानि, शैथिल्य हानि, इन हानियों की वजह से जो इसकी एफिशिएंसी है 80 से 90% या 80 से 95% या 70 से 95% तक की इसकी क्या होती है, दक्षता होती है। ठीक है, ये बता देंगे आप। ठीक है सर। उसके बाद ट्रांसफार्मर की क्रोड को पटलित किया जाता है क्यों, अभी मैंने बोला था ना कि ट्रांसफार्मर को बोलेगा कि ट्रांसफार्मर की जो क्रोड है उसको पटलित करते हैं। पटलित का मतलब है कि जो नर्म लोहे की क्रोड है एक के ऊपर एक रख के लैमिनेटेड कर देते हैं, यानी विद्युत रोधी कर देते हैं, उसको विद्युत रोधी करके आवश्यक मोटाई का बनाते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है, जो हमारी भंवर धाराएं हैं वो कम हो जाए। भंवर धाराएं को कम करने के लिए ऐसा किया जाता है, क्रोड को पटलित किया जाता है। अब भंवर धाराएं हमारी एक खतरनाक धारा है, अगर ये धारा उत्पन्न होगी ना तुरंत लाल तप्त कर देगी, जला देगी, तुरंत सारा सिस्टम हमारा गड़बड़ हो जाएगा मेरे भाई, गड़बड़ हो जाएगा। क्या इतनी बातें आपको क्लियर हो रही हैं भैया? क्या एग्जामिनर अब पूछेगा तो हर बातें बता देंगे? अभी और भी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन खत्म हो गया, अभी और भी क्वेश्चन है। अभी तो मेन मेन क्वेश्चन आने वाले, हर एक क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। आगे बढ़ा जाए, चलिए देखिए। देखिए यही इतना है, ठीक है, ठीक। अब हमारे पास प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपसे ये पूछ सकता है, ये हो गया। ये अगला प्रश्न आपसे ये पूछ सकता है कि ट्रांसफार्मर से हानि क्या होती है, मतलब ट्रांसफार्मर से कौन कौन सी हानि होती है, ये एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। कौन? एग्जामिनर। तो भैया हम कह सकते हैं पहले भंवर धाराओं से हानि। तो भंवर धाराओं से हानि कैसे होगी, तो बता देना है, यह नर्म लोहे की क्रोड को लाल तप्त कर देती है। इतनी खतरनाक धारा है कि यह नर्म लोहे की क्रोड को लाल तप्त करती है, जिससे उष्मा अधिक जिससे अधिक उष्मा की क्या होती है, हानि होती है, जिससे अधिक उष्मा की क्या होती है, हानि होती है। अगर उष्मा की हानि ज्यादा होगी तो ट्रांसफार्मर की जो दक्षता है, इफिशियंसी है, वो मेरा भाई कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये चीजें आपको याद रखना है कि हमें क्या करना है, नर्म लोहे की क्रोड लाल तप्त कर देती है, तो इसको क्या करना है, इसको भंवर धाराओं से हानि को हमें बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इससे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ट्रांसफार्मर की क्रोड को और अच्छे से, ट्रांसफार्मर की जो क्रोड है उसको और अच्छे से क्या किया जाए, पटलित किया जाए, तब भंवर धाराओं की हानि से बचा जा सकता है। क्या इतनी बातें क्लियर है? क्या बता दोगे? यस सर। फिर एक होता है ताम्र हानि। तांबे की जो तार की बनी कुंडलियां होती हैं, तांबे के तार के बनी जो कुंडलियां होती हैं, उसमें से भी कुछ ऊर्जा उष्मा के रूप में क्षय होती है। इसको भी दूर करने के लिए तेल को प्रवाहित करते हैं, ठंडा तेल प्रवाहित करते हैं, नेप्था ऑयल, वो जो तेल ट्रांसफार्मर में डाला जाता है नेप्था ऑयल होता है, ताकि ये जो ताम्र हानि है इस हानियों से बचा जा सके। एक होता है शैथिल्य हानि। क्या होता है? शैथिल्य हानि। शैथिल्य हानि में क्या होता है, जरा सुनना भैया। इसमें क्या होता है, ट्रांसफार्मर की एक जो आयताकार कुंडली है में चुंबकन विचुंबकन के प्रत्येक चक्र में, भाई क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा पे आधारित है, पहले प्रथम चक्र में पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, तो चुंबकन विचुंबकन के प्रत्येक चक्र में ऊर्जा उष्मा के रूप में क्या होती है, क्षय होती है। चीजें आप लिखना चाहो तो लिख देना। तो क्या कह सकते हो कि ट्रांसफार्मर की आयताकार कुंडली के चुंबकन एवं विचुंबकन के प्रत्येक चक्र में, एक बार चुंबकित हो रही है एक बार विचुंबकित हो रही है, इसके प्रत्येक चक्र में ऊर्जा उष्मा के रूप में क्या होती है, क्षय होती है। उष्मा ऊर्जा के रूप में क्या होती है, क्षय होती रहती है। इससे हमें अगर इस हानि से, शैथिल्य हानि, ये जो लिखा है ना शैथिल्य हानि से बचने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर में जो, सॉरी, इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, जो लोहे की जो क्रोड है, नर्म लोहे की जो क्रोड है, उसको हम लोग क्या करते हैं, मिश्र धातु का बनाने की कोशिश करते हैं। मिश्र धातु का बनाएंगे तो क्या होगा, शैथिल्य हानि से बचा जा सकता है। ठीक है मेरे भाई, क्या बता लोगे, अच्छे से आप बता दीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि ट्रांसफार्मर का उपयोग कहां कहां करते हैं या कहां करते हैं, तो आप बता दें, टेलीफोन में, टेलीविजन में, रेडियो में, पावर सप्लाई के लिए सबसे बड़ा काम क्या, पावर सप्लाई के आदि में करते हैं। विद्युत ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में
हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। जिससे हमने कहा ना, पावर हाउस से ऊर्जा भेजी जाती है दूर दूर स्थान तक, वो ऊर्जा आएगी, दूसरे ट्रांसफार्मर जो गांव के ट्रांसफार्मर है वो कन्वर्ट करेगा कम ऊर्जा में, कम ऊर्जा से आपको लाइट जो है 220 वोल्ट 240 वोल्ट का लाइट क्या करती है, प्रोवाइड करती है, जिससे हमारे सारे इंस्ट्रूमेंट चलते हैं। क्या इतनी बातें क्लियर हो रही हैं? क्या इतनी बातें क्लियर हो रही है मेरे भाई? अगला प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है 10वां कि ट्रांसफार्मर में कौन सा तेल डाला जाता है और क्यों? तुम्हारा प्रश्न यही था, काफी देर से तुम लोग सोच रहे थे ये तेल वाला को प्रश्न आएगा। तो ट्रांसफार्मर में कौन सा तेल डाला जाता है और क्यों? तो आपको बताना सर, पेट्रोलियम तेल होता है, या इसी को नेफ्था ऑयल कहो, नेफ्था ऑयल या पेट्रोलियम तेल, ठीक है। क्यों डाला जाता है पूछा जाएगा कि क्यों डाला जाता है, तो शीतलन प्रदान करने के लिए या ठंडा करने के लिए। मैंने बताया जो चीजें, जैसे अब उसमें टैंक होता है, टैंक में क्या होता है, आधा टैंक भरा होता है। देखो अब तो जो ट्रांसफार्मर ऊपर भी एक टैंक बना होता है, उसमें तेल आधा भरा होता है। तो नीचे वाले तेल क्या होते हैं, गर्म होते हैं तो ऊपर जाते हैं, ऊपर वाले नीचे आते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, हानियों से बचा जाता है। ठंडा करने के लिए इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। भाई महंगा तो मिलता ही है, बहुत सारी जगह देखो ट्रांसफार्मर के तेल ही निकाल ले जाते हैं लोग, खतरनाक खतरनाक लोग हैं। तो ट्रांसफार्मर के तेल नेफ्था ऑयल होता है, किस लिए डाला जाता है, आपको बस इतना बताना, शीतलन प्रदान करने के लिए या इसे ठंडा करने के लिए, ताकि ज्यादा गर्म ना हो पाए, लोड पड़े तो गर्म ना हो, होता है गर्म पर उतना नहीं हो पाता इसकी वजह से। ठीक है मेरे भाई? क्या एग्जामिनर को सारी चीजें आप बता पाओगे? क्या हर एक बात उसको क्लियर कर दोगे, सब कुछ बता दोगे? अगला जो टॉपिक है क्या, ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य क्या है, आपसे पूछ सकता है कि ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य क्या है, बताइए। ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य क्या है बताइए, तो आपको बता देना सर, यह वोल्टेज और धारा को बदलता है। या तो वोल्टेज को बदलता है या तो धारा धारा को बदलता है। क्या करता है, या तो वोल्टेज को बदलता है या तो धारा को बदलता है। लेकिन एक चीज ट्रांसफार्मर में जो नहीं बदलती है वो है उसकी आवृत्ति। फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, वो फिक्स है। अपने भारत की जो फ्रिक्वेंसी है अल्टरनेटिंग करंट की, वो फिक्स 50 हर्ट्ज है। या फिर यहाँ पे जो भी आवृत्ति होती है इस ट्रांसफार्मर की, वो फिक्स आवृत्ति होती है, वो नहीं चेंज होती है मेरे भाई, नहीं चेंज होती है, नहीं चेंज होती है। आई थिंक मैंने ट्रांसफार्मर के हर एक बात को बता दी। अगर कोई भी आपकी बात दिमाग में आ रही है कि सर ट्रांसफार्मर में इस चीज को हमें और बता दीजिए, तो आप मेरे पास कमेंट करिए, है ना। बहुत देखो एग्जामिनर के दृष्टिकोण से, हमारे बोर्ड के दृष्टिकोण से क्वेश्चन इतना ही पूछा जाएगा। बाकी बहुत अगर पढ़ोगे तो बहुत सारी चीजें हैं बताने को, तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत है। क्या इतना एग्जामिनर तुमसे पूछेगा, तो एग्जामिनर तो सिंपल पूछेगा, उसके पास इतना टाइम नहीं रहा, 2-4 क्वेश्चन पूछा निकला। क्योंकि ट्रांसफॉर्मर में आप 12-13 क्वेश्चन तैयार कर लिए, इसी 12-13 क्वेश्चनों में अलग से वो घुमा घुमा के पूछेगा, तो आपको पता है, बस याद रखना है। ठीक है, अगर भाई तुम्हें इतना याद है तो याद है, नहीं याद है तो कोई बात ही नहीं। अगर उसको फंसाना ही, एग्जामिनर को तुमको फंसाना ही होगा, तो भैया वो तुम्हें फंसा लेगा। तुम चाहे जितना पढ़ के जाओ, तुम्हें वो किसी, अगर जैसे तुम कहे तो मेरे टॉप ट्रांसफार्मर से मुझे कुछ भी पूछो, तुम बड़े कॉन्फिडेंस में सब बता दूंगे, ठीक है। अगर एग्जामिनर चाह लिया कि मैं तुम्हें फंसा दूंगा, नहीं आएगा, तो तुम पक्का फंस जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, एग्जामिनर को अगर फंसाना ही है, तो तुम्हारे मामा का नाम ना पूछ के अपने मामा का नाम पूछ लेगा। अगर एग्जामिनर को फंसाना है तो वो अपने मामा का नाम पूछेगा, तो बता पाओगे? मतलब कहने का है कि वो ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा तो बता पाओगे? नहीं ना। तो उसको जब नहीं फंसाना है, तो वो तुम्हारे मामा का नाम पूछ लेगा, तुम बता दोगे। मतलब जो तुम तैयार किए हो वो पूछेगा, तुम आराम से बता लोगे लगभग। यही सब पूछता है। अगर उसको चाह लेंगे कि हम फंसा लूंगे बच्चे के, नहीं आएगा, तो वो अपने मामा का नाम पूछ लेगा, तुम फिर फंसे रहो। बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें क्लियर है। सारे प्रश्न तैयार कर लीजिए ट्रांसफॉर्मर के मेरे भाई। और यही ट्रांसफार्मर आपको बना के जाना, बड़ा सा चित्र बनाइएगा। कोई भी अगर समस्या आ रही है कि सर ट्रांसफार्मर में एक चीज हमें ये नहीं पता है, आप उसको कमेंट करिए, कमेंट में हम उसका तुरंत जवाब दे दें। अगर मुझसे कुछ चीजें छूट रही हैं ट्रांसफार्मर की, जितना पूछा जाता है उतने में कोई चीज अगर पूछ छूट रही है, तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उसका जवाब तुरंत दूंगा। कमेंट में आप उसका आंसर लिख लीजिएगा मेरे भाई। तो मेरे भाई आज के लिए बस इतना ही। बाकी कैसा लगा वीडियो आप जरूर बताना, जरूर बताना। आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, पढ़ाकू आर्मी।